and just one big अपने इनिशियल टाइम से ही जब WWE ने वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी हासिल करी तो उन्हें एक सवाल के साथ हमेशा से ही जोड़ के रखा गया और वो सवाल था कि क्या WWE रियल है और इज इट फेक। एंड टुडे वी लर्न दैट WWE इज नॉट रियल, WWE इज नॉट फेक, WWE इज नॉट स्क्रिप्टेड, WWE is unreal। John's face, Brock's face, big shot, full। Exactly कैसे लिखी जाती हैं वो स्टोरी लाइंस जो कि हम WWE फैंस को अपनी सीट से उछलने पर मजबूर कर देती हैं, कैसे होते हैं लार्जर देन लाइफ सुपरस्टार्स रियल लाइफ में बैक स्टेज, वो चीजें जिसके परफेक्ट एग्जीक्यूशन से WWE प्रोग्रामिंग आ पाती है हमारे स्क्रीन पर, ये सारी बातें आज आपको पता चलने वाली हैं इस वीडियो में। WWE अनरियल का 5 घंटे का कंटेंट क्रिस्प पैकेज करके आपके लिए इस वीडियो में, जो कि इसके बाद आपके WWE के देखने के नजरिए को ही बदल देगा। Who do you see winning the Rumble? Punk. हमेशा से ही हम WWE फैंस के दिमाग में एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी ये थी कि जो स्टोरी लाइंस, जो एक्शन हम लोग रिंग के अंदर देखते हैं, एक्चुअल में ये स्टोरी लाइंस को लिखा कैसे जाता है, कैसे राइटर्स आपस में बातें करते हैं, फाइनल क्या वो चीज होती है जिसके बाद वो चीज हमको WWE प्रोग्रामिंग में दिखती है। और यही चीज हमको WWE अनरियल से पता चलती है, जहां पे WWE का राइटर्स रूम हमें दिखाया जाता है और लिटरली जिस तरीके से हम अपने नोट्स बनाते हैं, अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक व्हाइट बोर्ड होता है जिसमें नेक्स्ट पीएलई में कौन से मैचेस होंगे, क्या आइडियाज पिचेस करने हैं, किन सुपरस्टार्स की स्टोरीलाइन आपस में होगी, उसकी रियल टाइम डिस्कशन थी। ये बिल्कुल एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रूम की तरह था जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट लोगों में से थे ट्रिपल एच, एड कॉस्की, ब्रूस प्रिचर्ड, माइकल हेस एंड बॉबी रूड। इस राइटर्स रूम में सारे लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि कैसे मंडे नाइट रॉ का जो नेटफ्लिक्स प्रीमियर वाला एपिसोड था, कैसे वहां पर कोडी रोड्स ओरिजिनली चाहते थे कि वो जॉन सीना के सेगमेंट में इन्वॉल्व हो, लेकिन इवेंचुअली उस प्लान को एक कैंसिल कर देते हैं, जो कि हमको ये बताता है कि काफी सारे आइडियाज इस राइटर्स रूम में पिच होते हैं लेकिन वो सारे एग्जीक्यूट नहीं होते। एक बहुत ही क्लोज शॉट हमें यहाँ दिखता है जो कि मंडे नाइट रॉ की स्क्रिप्ट का था और लिटरली यहाँ पर हर एक सेगमेंट अपनी टाइमिंग के हिसाब से थे। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताया था, आज से काफी साल पहले ऐसे ही WWE की एक स्क्रिप्ट लीक हुई थी जहां पर पेपर पे सारे सेगमेंट्स लिखे थे और उस टाइम पर वो एक बहुत बड़ी चीज थी क्योंकि केफेब अलाइव था और ऐसी बैकस्टेज की चीजें फैंस के सामने आना ये बहुत ही रेयर था। इसी राइटर्स रूम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन और होती है जो कि था रॉयल रंबल 2025 के मैच का विनर। और जब सामने आइडिया रखा जाता है कि इन लोगों के हिसाब से किसे बनना चाहिए रॉयल रंबल का विनर, तो उस राइटर्स रूम में जो ज्यादातर लोग थे वो सीएम पंक के फेवर में थे, लेकिन ये सारे लोग यहाँ पे डिफरेंट आइडियाज पिच करते हैं, अलग अलग अपनी चीजें सामने लेके आते हैं। तो इवेंचुअली ये जाते हैं जे ऊसो के नेम के साथ, जो कि एड कॉस्की का ओरिजिनल आइडिया था जिस पर माइकल हेस का अप्रूवल होता है। और बावजूद इसके कि ज्यादातर लोग सीएम पंक के नेम के फेवर में थे, जे ऊसो वो नाम ये डिसाइड करते हैं और उसके बाद हमने रॉयल रंबल में देखा कि जे ऊसो रॉयल रंबल भी जीते। यहाँ पे इस चीज के ऊपर भी काफी इंफेसिस दिया जाता है कि कैसे जे ऊसो एक हॉटेस्ट सुपरस्टार है और जैसा हम इंटरनेट पे फैंस की तरफ से स्पेकुलेशन सुनते हैं वो हमने इस राइटर्स रूम में सच होते हुए देखी कि कैसे एक सुपरस्टार जिसका स्टॉक हाई है उस मूवमेंट पे कैसे WWE ट्रिगर्स पुल करना पसंद करती है। And all of a sudden, Jey Uso's checking all those boxes. WWE के इस क्रिएटिव रूम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम एड कॉस्की है, जिनको वैसे हमने पब्लिकली ज्यादा उनके बारे में कुछ पढ़ा या सुना नहीं है, लेकिन कैसे इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा WWE के रीसेंट डिसीजंस के अंदर। जब विमेंस रॉयल रंबल मैच की डिस्कशन होती है तो वहां पर भी उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया पिच किया कि कैसे 30वें नंबर तक विमेंस रॉयल रंबल के सारे सुपरस्टार्स एलिमिनेट हो जाएंगे और जो नंबर 30 पर एंटर करेगा वही मैच जीत जाएगा। और उनकी पिच थे चेल्सी ग्रीन और ये एक ऐसा मूवमेंट था जो कि इस राइटर्स रूम में भी एक थोड़ा हंसने वाला माहौल लेके आ जाता है कंसिडरिंग चेल्सी ग्रीन का जो गिमिक है। बट ऑब्वियसली WWE इस आइडिया के साथ नहीं गई, जो कि अगेन हमको बताता है कि ओरिजिनली काफी सारे आइडियाज पिच होते हैं लेकिन हर बार वो एग्जीक्यूट नहीं होते। Chelsea Green walks down. WWE की इस क्रिएटिव टीम के साथ एक और इंटरेस्टिंग नेम यहाँ पर होता है जो कि कोलैबोरेशन में काम करता है जब भी ड्वेन द रॉक जॉनसन WWE की किसी भी स्टोरी लाइन का पार्ट होंगे, और ये नेम है ब्रायन गेविट्स का। और यहाँ पर हमको बिहाइंड द सीन ये लेके जाते हैं कि कैसे इनकी तरफ से WWE की टीम के पास पिच गई थी कि रॉक जब कोडी रोड्स के सामने जाएंगे ऑफर लेके उनका चैंपियन बनने के लिए और वो आइडिया रिजेक्ट होगा, जो कि हमने WWE की स्टोरी में देखा भी था। लेकिन इसका जो इनिशियली आइडिया रॉक की टीम की तरफ से आया था वो अलग था। वो चाहते थे
कि इस आइडिया के रिजेक्ट होने के बाद उसी मौके पर, क्योंकि रॉक के पास कंट्रोल है WWE का, तो वो एक मैच करेंगे जो कि होगा केविन ओवेंस के अगेंस्ट, और उस पॉइंट पे केविन ओवेंस वो चैंपियनशिप जीत जाएंगे। WWE स्टोरी में भी हमने देखा था कि रॉक ने ऐसा ही ऑफर कोडी रोड्स को दिया था, लेकिन उसके बाद टाइटल चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इस राइटर्स रूम में डिस्कशन होता है कि रेसलमेनिया के पास इतना बड़ा टाइटल चेंज करना सही डिसीजन नहीं होगा। और अगेन इंटरनेट पे जैसे हम पढ़ते हैं WWE के बारे में कि उनको पसंद नहीं है रेसलमेनिया के पास टाइटल चेंज करना, ये उसका प्रूफ भी था। Myself, Paul Levesque, and Ed Koskey. इन WWE राइटर्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज और पता चलती है, और वो ये था कि ये रैंडम आइडियाज, व्हाट इफ वाले सिनेरियोस थ्रो करते हैं कि वहां से कुछ क्रिएटिव चीजें निकाल सके। और बहुत ही एक यूनिक प्रेजेंटेशन भी हमने देखी जो कि जॉन सीना के हील टर्न की थी। यहाँ पे पूरा ट्रिपल एच सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उनका पहला कॉल जाता है निक खान को, उसके बाद वो रॉक से इसका अप्रूवल लेते हैं, उसके बाद ट्रेविस स्कॉट से बात होती है, कोडी रोड्स से बात हुई, फिर जॉन सीना को भी मिक्स में लेके आया जाता है, जो कि हमको ये बात बताता है कि कैसे WWE के किसी भी बड़े आइडिया के पीछे, किसी बड़ी स्टोरी के पीछे बहुत सारे लोगों का अप्रूवल चाहिए होता है। और ट्रिपल एच ने ये भी बताया कि वो टेक्स्ट में भी कम्युनिकेट करते हैं किसी स्टोरी के ऊपर फर्दर डिस्कशन के लिए। You see it. You see that he missed a dive. WWE स्टोरी लाइन्स में हम लोग कई बार देखते हैं कि किसी एक सुपरस्टार पर WWE बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है, और अगर वो उस चीज के ऊपर खरा ना उतरे और फैंस उस चीज को पसंद ना करें तो वो एक कंसर्न बन सकता है। लेकिन वो सकता है वाली चीज इस राइटर्स रूम में कंफर्म होती है, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं जे ऊसो के उस मूव को जो कि उन्होंने मंडे नाइट रॉ में बॉच कर दिया था। और यहाँ पे ये बहुत वल्नरेबल था किसी सुपरस्टार के लिए दिखाना कि ये इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे वो सुपरस्टार उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा जैसे कि उसे करना चाहिए। एंड देन उसके बाद उनकी तरफ रीच आउट भी किया जाता है, ट्रिपल एच पर्सनली जाके बात करते हैं। एंड फनी यहाँ पे ये भी था कि जे ऊसो ने भी इस चीज को एडमिट किया कि आई गैस्ड आउट, यानी मेरी गलती है। पर्सनली मुझे ये चीज काफी ज्यादा सेंसिटिव लगी, और क्या ये दिखानी चाहिए फैंस को कि जे ऊसो के गलत मूव की वजह से अब राइटर्स रूम में इस चीज की डिस्कशन हो रही है कि अब शायद जे ऊसो के ऊपर थोड़ा प्रेशर आ गया, क्योंकि हमने बता दिया है कि तू नेक्स्ट गाय बनने वाला है। और जब ये डिस्कशन फैंस के सामने हो और वो सुपरस्टार अभी भी स्टोरी लाइन में एक्टिव है, तो फिर ये डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। साथ में यहाँ पे डिस्कशन इस बारे में भी होती है कि रेसलमेनिया में विक्ट्री कोई गारंटी नहीं है, तुम्हारी परफॉर्मेंस के हिसाब से ही तुम्हें विक्ट्री मिलेगी। तो अगर रॉयल रंबल आप जीते तो दैट डज नॉट मीन कि रेसलमेनिया में विक्ट्री पक्की। जब भी WWE में कोई नई स्टोरी लाइन शुरू होती है तो हमें ऐसा लगता है कि WWE को ऑलरेडी इसका एंड गेम पता है, इस स्टोरी लाइन से सबसे ज्यादा बेनिफिट किससे होने वाला है वो भी इन्हें पता है, लेकिन ये हमेशा केस नहीं होता। और इसका एग्जांपल हमें मिलता है सीएम पंक, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के रेसलमेनिया के मैच से, जहां पे रेसलमेनिया से 11 दिन पहले भी ये डिसाइडेड नहीं था कि कौन इस मैच का विनर होगा। ट्रिपल एच के हिसाब से जो मैच है वो पंक को जीतना चाहिए, बट अगेन कॉस्की यहाँ पे एक आइडिया पिच करते हैं कि अगर सेथ रॉलिंस एक शॉकिंग एंड कंट्रोवर्शियल चीज करें और वो है पॉल हेमन के साथ अलाइन होना, तो ये शॉकिंग फैक्टर रेसलमेनिया को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएगा। और इनिशियली इस बात से ट्रिपल एच ने अग्री नहीं किया था, उनके हिसाब से ये रोमन रेंस के कैरेक्टर को डेड कर देगा। बट फिर हमने रेसलमेनिया में यही चीज देखी जब सेथ रॉलिंस का टर्न होता है और उन्होंने इस ट्रिपल थ्रेट मैच में विक्ट्री ली थी। इस चैनल पर हम पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं और इस तरीके की वीडियोस को प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर करना। एम हम करते हैं इस वीडियो में 20,000 लाइक्स का। अगर ऐसे लाइक्स होते हैं तो कंसिडर करेंगे आगे और भी वीडियोस बनाने के लिए। और इनकेस अगर आप चैनल पर नए आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करना, क्योंकि यहाँ पे WWE से रिलेटेड कंटेंट आपके लिए आता रहता है। I won't put a rocket on your ass. That's what I have planned between now and Mania. अब तक हमने जितनी भी WWE की स्टोरी लाइन के प्रोग्रेस होने की, इनके आइडियाज डिस्कस होने की बात करी, वो क्रिएटिव रूम, राइटर्स रूम में था। लेकिन हमेशा चीजें वहां पे प्लान नहीं होती। कई बार ये चीजें रिंग के पास, रिंग साइड पर भी होती हैं, जहां पे हमको मूवमेंट्स दिखते हैं जब ट्रिपल एच जाके रिया रिप्ली से बात करते हैं एग्जैक्टली कैसे उनको बैक स्टेज वाला वो स्पॉट करना है। मंडे नाइट रॉ का जो किक ऑफ था नेटफ्लिक्स प्रीमियर के लिए, वहां पर एलेक्स विलियम्स जो कि WWE की क्रिएटिव टीम का एक पार्ट है, वो एग्जैक्टली हर एक मूव डिस्कस करती है ट्रिपल एच के साथ कि कैसे तुम्हें ब्रॉल या धक्का मुक्की वाला जो सेगमेंट था सेथ रॉलिंस के साथ वो करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो साल का सबसे बड़े मैचेस में से एक है रॉयल रंबल, जे ऊसो को रियल टाइम में वो बताते हुए दिखाया जाता है हम फैंस को, जब ट्रिपल एच ने पहली बार ये बोला कि जे ऊसो ये साल तुम्हारा होने वाला है। और जब मैंने इस मूवमेंट को देखा तो बहुत अनरियल सा लगा कि इस तरीके से एक्चुअल में किसी सुपरस्टार को जाके बताया जाता है कि उनके लिए क्या क्रिएटिव प्लान्स हैं। और जो एग्जैक्ट लाइन ट्रिपल एच जे ऊसो को बोलते हैं वो था आई वांट टू पुट अ रॉकेट ऑन योर एस। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो रॉकेट है वो क्रैश लैंड नहीं करता, यानी वो प्रिपेयर भी कर रहे थे जे ऊसो को साथ में कि तुम्हारे लिए ये साल बहुत बड़ा होने वाला है तो उसके लिए रेडी रहो।
2025 साल में WWE का एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट बहुत ही एक बड़ा शो था, क्योंकि यहाँ पे हमने जॉन सीना का हील टर्न देखा था और ये शो से ठीक 4 घंटे पहले की डिस्कशंस भी होती है, जहां पे लिटरली मैच के फाइनल सेगमेंट्स को इस एलिमिनेशन चेंबर के सुपरस्टार्स आपस में मिलके बैठ के प्लान कर रहे हैं। और ये बहुत ही ज्यादा केफेब को तोड़ने वाला मूवमेंट हो सकता है फैंस के लिए, जो कि वो पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सेम फ्रेम में ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस दिखते हैं, जहां पर एग्जैक्टली उस स्पॉट को सीएम पंक बाकी सारे सुपरस्टार्स को बताते हैं। और जब हमने एलिमिनेशन चेंबर के इस मैच का फिनिश देखा, वो हमको यहां से ये भी पता चलता है कि एक एक स्पॉट, एक एक मूवमेंट सीएम पंक का था। WWE फैंस ये भी मानते हैं कि जो भी बैक स्टेज लोग हैं, पॉसिबली उनको शो में क्या होने वाली हैं चीजें उसके बारे में पता रहता है, लेकिन कुछ चीजें WWE इतना सीक्रेट रखती है कि उस मैच के पार्टिसिपेंट भी वो बातें नहीं जानते, सिर्फ उनको उनका ही स्पॉट पता होता है। और यही एग्जैक्टली सेम चीज होती है जॉन सीना के हील टर्न के साथ भी। और इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है जब जॉन सीना के हील टर्न के डिस्कशन को रॉक और ट्रिपल एच करते हैं, और हर एक चीज जो कि हमने एलिमिनेशन चेंबर में देखी, चाहे रॉक का वो जेस्चर करना हो, चाहे वो एग्जैक्ट फ्रेम हो, चाहे वो बीटिंग हो जो कि रॉक ने दी थी जॉन सीना को, उस चीज को म्यूजिक बाय म्यूजिक, फ्रेम बाय फ्रेम एकदम डिटेल में डिस्कस करते हैं ट्रिपल एच एंड द रॉक। और यहाँ पर ट्रिपल एच के चेहरे पर वो एक प्रेशर भी देखा जा सकता था, क्योंकि वो क्रिएटिव टीम में लीड करते हैं चीजों को, और रॉक जैसे बंदे के साथ डील करना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाकी सारे लोगों को फिर भी मनाना फिर भी आसान है, लेकिन रॉक जैसा अगर बड़ा बंदा आपके सामने है तो ये चीज मेक श्योर करनी पड़ती है कि सारे लोग सेम पेज पर हैं। ये चीज मान पाना थोड़ा सा अनबिलीवेबल है, लेकिन जो भी चीजें हमने एलिमिनेशन चेंबर में देखी थी, इस एग्जैक्ट स्पॉट से जहां पर ट्रिपल एच ने जाके बात करी रॉक से, वहीं से प्लान हुई थी। I love you, Jacob. I love you, Punk. WWE अनरियल डॉक्यूमेंट्री एक काम जो कि बहुत ज्यादा एफर्टलेसली कर पाई फैंस के लिए, वो था उनको ये फीलिंग देना कि जैसे वो भी WWE सुपरस्टार्स के साथ बैक स्टेज हैं। हमें सुपरस्टार इस तरीके से बिहेव करते हुए दिखाई देते हैं जो कि अपने कैरेक्टर में रह के तो कभी भी नहीं करने वाले, जैसे जेकब फाटो का इंटरेक्शन सीएम पंक के साथ, जहां पर वो आई लव यू सीएम पंक बोलते हैं और सीएम पंक भी यही बात उनको वापस से बोलते हैं। फिर सीएम पंक भी गुंथर के साथ दिखते हैं, जहां पर अपने मैच से पहले वो पहले से ही उनको इन्फॉर्म करके जाते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस के बारे में अपना फीडबैक जरूर देना। एक इंटरेक्शन रॉक एंड सीएम पंक के बीच भी था, जो कि अगेन दो बहुत बड़ी ईगोज है जिनके क्लैश के बारे में बात होती है, और यहाँ पे इनका भी एक बहुत ही स्वीट सा इंटरेक्शन था, और बहुत ही फनी वे में जोकिंगली ऑफर भी करते हैं सीएम पंक, क्या मेरे साथ टैग टीम मैच पे तुम रेसल करोगे। अब ऑब्वियसली ऐसी चीजें आप कभी भी WWE की स्टोरी लाइन में या फिर कैमरास रोल होते हुए नहीं देखोगे। एंड एक फ्रेम भी आता है जहां पर ट्रेविस स्कॉट एक फैन की तरह रोमन रेंस के साथ थे, जबकि एक्चुअल में आप स्टोरी लाइन देखोगे तो उनका रोल बिल्कुल अलग था। WWE के SNME शो पर हमने एक स्पॉट देखा था जहां पर ट्रिपल एच ने डायरेक्ट जाके कन्फ्रंट किया था केविन ओवंस को, और वो उनको धक्का भी देते हैं, और इसका ठीक बैक स्टेज मूवमेंट हमारे सामने आता है जो कि बड़ा अजीब है देखने में, क्योंकि हम फैंस के लिए अभी स्टोरी में ये दोनों सुपरस्टार स्क्रीन पर एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, लेकिन बैक स्टेज जाके ट्रिपल एच बताते हैं कैसे केविन ओवंस उनके इतने पास खड़े थे कि उनको समझ में नहीं आया कि अब करना कैसे है, अग्रेशन कैसे दिखाना है, तो उन्होंने वहां पे जाके उनको सिर्फ धक्का दे दिया। रॉयल रंबल से ठीक पहले रिंग साइड पर सुपरस्टार्स हैं, जहां पर एक बहुत ही कैजुअल शॉट आता है रोमन रेंस एंड जे उसो के मिलने का, और इंटरेस्टिंगली इनको कंपीट भी करना है एक दूसरे के अगेंस्ट रॉयल रंबल में। एंड रॉयल रंबल सेम शो पर जहां मैच था केविन ओवंस और कोडी रोड्स का, जो कि बहुत ज्यादा ब्रूटल था, उस मैच के ठीक बाद का भी एक बैक स्टेज सेगमेंट है जहां पे केविन ओवंस अपोलोजाइज करते हैं कोडी रोड्स को एक स्पॉट के लिए जो कि उनके हिसाब से थोड़ा जरूरत से ज्यादा डेंजरस हो गया। अब जहां आप इन सुपरस्टार्स को स्क्रीन पर लड़ते हुए देखते हो, वहीं बिहाइंड द सीन इस डॉक्यूमेंट्री में रियल लाइफ में कैसे इंटरेक्ट करते हैं हमको वो देखने को मिला। जैसे किसी भी एक स्पोर्ट में किसी भी एक टीम को मैच से पहले हम एक राउंड सर्कल में देखते हैं जहां पर वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, आज मैच में क्या करना उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, वैसा ही कुछ सिमिलर यहाँ पे एलिमिनेशन चेंबर के विमेंस वाले मैच से पहले था, जहां पर सारे के सारे सुपरस्टार इस होप में साथ में है कि हम कोई भी बॉच ना करें, एक बढ़िया ओपनर डिलीवर कर सकें। एक बड़ा फनी मोमेंट और था बैक स्टेज से, जब लिव मॉर्गन ने बेली के पीछे मतलब कि बम पे स्मैक किया और कहती हैं लेट्स बी सेफ। जॉन सीना के हील टर्न के ठीक
बाद जब ये सारे लोग बैक स्टेज जाते हैं तो इनके बीच में भी एक बहुत ही रिलैक्स कॉन्वर्सेशन होती है, जहां पे रॉक और ट्रिपल एच बात करते हैं कि कैसे वो फैंस के लिए मूवमेंट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक था, और वही लोग जो कि अभी रिंग में बिल्कुल फैंस के बीचों बीच एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, अब यहाँ पे बड़ी ही इनकी कैजुअल टॉक हो रही है। इवन हमको सरप्राइजिंगली ये भी पता चलता है कि माइकल कोल भी आते हैं और वो बताते हैं कि इस मूवमेंट के बारे में जॉन सीना का हील टर्न होने वाला है, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नॉलेज माइकल कोल के पास तक नहीं थी। वैसे स्टोरी लाइन में हमने देखा था कि ट्रेविस स्कॉट ने बहुत बुरी तरीके से कोडी रोड्स को मारा, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में कोडी रोड्स खुद कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं ट्रेविस स्कॉट को और सामने से बोलते हैं कि भाई अगर आगे फ्यूचर में कुछ भी जरूरत हो तो मैं तेरे साथ हूँ। सुपरस्टार्स रिंग साइड एरिया में बहुत ही ज्यादा कैजुअल टॉक करते हैं। यहाँ पे क्या तुमने अपने पैंट में कभी सूसू पॉटी करी है, इसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। साथ में जब टिफनी स्ट्रैटन का वो स्पॉट था जब उनके दांत में लग जाती है, वो ब्लीड करती है, तो बैक स्टेज जाके ट्रिपल एच पूछ रहे हैं उनसे कि क्या तुम्हारे जो दांत हैं वो असली हैं या नकली। बियांका बिलेयर की वो जो हम ब्रेड देखते हैं उसके पीछे की भी कहानी दिखती है कि वो बताती है कि मैं इसको बहुत ज्यादा थिक बना रही हूँ कि ताकि जब मैं इससे किसी को मारूं तो उसकी नॉइज ज्यादा क्रिएट हो। और रिया रिप्ली को पहले से एडवांस में बताते हैं कि आज थोड़ी सी थिक है तो उसके लिए प्रिपेयर रहो। फिर बाद में बैक स्टेज रिया रिप्ली दिखाती भी है कि बियांका बिलेयर की वो जो चुटिया का निशान है वो कितना गहरा है। Oh, damn it. Do not push fans. WWE अनरियल डॉक्यूमेंट्री में कर्टन के पीछे की जो हमको कहानियां दिखाई गई उसका सबसे इंपॉर्टेंट जगह, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गोरिल्ला पोजीशन, जिसको गोरिल्ला मॉनसून पास्ट में जो एक सुपरस्टार हुआ करते थे उनके नाम पर ही रखा गया। और उनके नाम पर इसलिए रखा था क्योंकि WWE में हम फैंस को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टोरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेसलिंग, लेकिन उसके साथ साथ कैसे उसे टाइम के साथ अलाइन करके रखना है, कैसे हर एक स्पॉट को उसकी टाइमिंग के हिसाब से हिट करना है, वो सारी चीजें इस गोरिल्ला पोजीशन से ही ऑपरेट होती हैं। जहां पे बैक स्टेज बैठे लोग रियल टाइम में कमेंटेटर्स के साथ, रेफरीज के साथ जो कि उस मैच में है, और उसके साथ साथ प्रोडक्शन ट्रक जो कि हमारे स्क्रीन तक WWE की प्रोग्रामिंग को लेके आता है, उनके साथ रियल टाइम में कम्युनिकेट करते हैं। और ये चीज इतनी ज्यादा टेंस है, इतना ज्यादा दिमाग पर लोड डालने वाला होता है कि जितने टाइम तक शो ऑन एयर है हर एक सेकंड इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन नेटफ्लिक्स पर आने के बाद जहां पर फैंस को ऐसा लगा था कि अब ये शो 3 घंटे का बना सकते हैं, 4 घंटे का बना सकते हैं, वो हमको इस डॉक्यूमेंट्री से पता चलता है कि स्टिल सारे टाइम्स उनको उनके सेगमेंट के हिसाब से, उनके स्पॉट के हिसाब से अब भी हिट करने ही पड़ेंगे, जैसा वो केबल नेटवर्क पर करते थे। गोरिल्ला पोजीशन को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हैं, जहां पर 2 टेबल्स कुछ इस तरीके से लगी होती हैं कि ये दोनों ही पार्टीज आपस में कम्युनिकेट भी अच्छे से कर सकें। जहां पर एक टेबल पर है ट्रिपल एच एंड ब्रूस प्रीचर्ड, और वहीं दूसरी टेबल पर टाइम कीपर जो कि ये मेक श्योर कर रहा है कि हर एक स्पॉट उसकी टाइमिंग के हिसाब से हिट होता है या फिर नहीं। और दूसरा मेंबर उस टेबल पर है प्रोड्यूसर जो कि इस मैच में क्या स्पॉट्स होने वाले हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। कई बार WWE की स्टोरी लाइन में ब्रॉल के टाइम पर हम देखते हैं कि बैक स्टेज से कुछ लोग सूट्स में आते हैं और ये इस मैच के प्रोड्यूसर होते हैं। जैसा आप जेसन जॉर्डन को कई बार देखते होंगे, निक ऑल्डिस को कई बार देखते होंगे, इवन टाइसन किड। इनका रोल स्क्रीन पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्क्रीन पर आप क्या देख रहे हो उसके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। इस पूरी टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मार्टिन मिलर भी है जो कि प्रोडक्शन ट्रक से सारी चीजों को ऑपरेट करते हैं। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस गोरिल्ला पोजीशन पर माहौल पूरे टाइम बहुत ज्यादा टेंस रहता है। एक बार सुपरस्टार जब रिंग की तरफ चले जाते हैं तो उसके बाद ज्यादा कुछ ये कर नहीं सकते, और बैक स्टेज चीजें कितनी ज्यादा टेंस है इसके बारे में सुपरस्टार्स भी बिल्कुल अवेयर नहीं होते। लेकिन हर एक सुपरस्टार अपनी परफॉर्मेंस के बाद बैक स्टेज आके गोरिल्ला पोजीशन पर एक बार पूछता जरूर है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, जो कि एक तरीके से उनके लिए उस शो का रिपोर्ट कार्ड है। यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी बैक स्टेज डिटेल्स हमको पता चलती है कि रियल टाइम में जब हम टीवी पे सारी चीजों को देख रहे हैं तो उस टाइम बैक स्टेज कैसे चीजें ऑपरेट हो रही है, जहां पे हर एक चीज ट्रिपल एच के बोलने पर, चाहे वो अनाउंसर की तरफ जाना हो, चाहे प्रोडक्शन ट्रक पर उनको प्रॉम्प्ट देना हो कि अगला मूवमेंट कौन सा है ताकि वो उसको सही तरीके से कैप्चर कर सकें। इवन एक मूवमेंट भी आता है जब जेकब फाटू ने एक फैन को पुश किया और ट्रिपल एच को ऐसा लगता है कि उन्होंने एक रियल फैन को पुश किया है जबकि वो एक एक्स्ट्रा था। और आज तक ये एक्स्ट्रा वाली टर्म प्रोफेशनल रेसलिंग में हमने हार्डकोर फैंस की तरफ से सुनी थी, लेकिन यहाँ पे बैक स्टेज से ट्रिपल एच को इन्फॉर्म करते हैं कि वो एक एक्स्ट्रा है, यानी WWE की तरफ से ही प्लांट किया हुआ एक बंदा जिसको एग्जैक्टली उसी स्पॉट के लिए प्लान किया है। During this match, right before Tozawa goes out, who's fairly early.
कई बार हम फैंस को लगता है कि सुपरस्टार्स अपने स्पॉट्स को इतना याद कैसे रखते हैं, लेकिन हर बार वो उनको याद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बैक स्टेज के ये सारे लोग रेफरी तक वो बात पहुंचाते हैं और उसके बाद सुपरस्टार्स उस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे हम यहाँ पर सुनते हैं ट्रिपल एच की तरफ से कि वो रेफरी तक ये बात पहुंचाते हैं कि अब कोडी रोड्स के ऊपर केविन ओवेंस को खड़ा होना है, और वो फिर हमने स्पॉट आगे जाके देखा। इवन रॉयल रंबल में भी जब एक फिशरमैन बस्टर लगाया केविन ओवेंस ने कोडी रोड्स को, तो बैक स्टेज लोग कंसर्न थे, लेकिन उसके बाद वो एक ऐसी टर्म ड्रॉप करते हैं जो कि अगेन प्रोफेशनल रेसलिंग में हार्डकोर फैंस यूज करते हैं, और वो है किसी मूव को सेल करना। तो वहां से बैक स्टेज लोग कंसर्न दिखाने के बाद जब उन्हें रियलाइज होता है कि कोई रियल थ्रेट नहीं है, तो वो भी सेल करने वाली टर्म का यूज करते हैं, जो कि WWE की तरफ से किसी भी एक डॉक्यूमेंट्री, किसी भी एक शो में सुनना अगेन केफेप को एक बहुत ही मेजर वे में ब्रेक करता है। रॉयल रंबल से एक वायरल मूवमेंट स्पीड का भी था, इसका भी बिहाइंड द सीन हमको दिखता है जब ट्रिपल एच हर एक स्पॉट एक्सप्लेन करते हैं स्टेफनी मैकमैन को कि किस तरीके से स्पीड आएंगे, कैसे तुम्हें इंटरेक्ट करना है। और जब स्पीड ने वो तगड़ा वाला स्पीयर भी दिया तो उसका भी रियल टाइम बैक स्टेज रिएक्शन आता है, जहां पे सारे के सारे लोग काफी थ्रिल्ड थे, क्योंकि वो स्पॉट जैसे उन्होंने प्लान किया था उसी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ था। रिंग साइड पे भी रॉयल रंबल का एक स्पॉट था जब सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को इंस्ट्रक्ट किया था, तो उस मूवमेंट पे एग्जैक्ट कौन सा फ्रेम दिखना है, कौन सा कैमरा एंगल होना चाहिए, ये बात ट्रिपल एच प्रोडक्शन ट्रक तक पहुंचाते हैं, ताकि जब WWE की प्रोग्रामिंग में ये चीज लाइव हो तो फैंस को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे। He's going to tell Rock, go fuck himself. I'm okay not clipping it. जैसा कि हमने जॉन सीना के हील टर्न के बारे में बात करी कि इसको बहुत बड़ा सीक्रेट रखा गया था, लेकिन अब जब रियल टाइम में लाइव इसको एग्जीक्यूट करना है तो थोड़ा एडवांस में प्रॉम्प्ट आपको देने पड़ेंगे, ताकि कोई भी स्पॉट, कोई भी एक कैमरा एंगल मिस ना हो सके। तो रियल टाइम में बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ हमें ये दिखता है कि कैसे ट्रिपल एच ने बिल्कुल रियल टाइम में सारे के सारे शॉट्स कॉल किए थे मार्टी मिलर के पास, और मार्टी मिलर ने भी बताया कि यूजुअली उनको सारी चीजें एडवांस में पता होती हैं, ताकि उनको पता हो नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, और उस हिसाब से वो कैमरा एंगल वो फैंस के लिए लेके आ सके। लेकिन क्योंकि ट्रिपल एच इस चीज को सबसे बड़ा सीक्रेट रखना चाहते थे, तो ये चीज मार्टी मिलर यानी प्रोडक्शन ट्रक तक भी नहीं पहुंची थी, और जस्ट उस सेगमेंट से पहले हर एक चीज ट्रिपल एच बताते हैं मार्टी मिलर को, ताकि जो मूवमेंट, जो एंगल, जो शॉट वो चाहते हैं उस समय WWE की प्रोग्रामिंग में वो अच्छी तरीके से दिख सके। ये मूवमेंट बहुत ज्यादा टेंस था जब ट्रिपल एच एक टाइम पर सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं कब जॉन सीना का फेस दिखाना है, कब रॉक का फेस दिखाना है, कब उनको एक वाइड एंगल शॉट चाहिए ताकि वो लो ब्लो कैप्चर हो सके। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और यहाँ पे नोट होती है, जब माइकल कोल ने गलती से रोलेक्स वॉच को ब्रास नकल बोल दिया था जब वो कोडी के ऊपर अटैक करते हैं, तो ट्रिपल एच ने उस चीज को करेक्ट किया, और उसके बाद पैट मैकेफी ने माइकल कोल के लिए उस चीज को करेक्ट किया ताकि फैंस के लिए वो इन्फॉर्मेशन सही जाए। जब WWE में हम सुपरस्टार्स को देखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा ऑरा और कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को टेलीविजन पर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन रियल में बैक स्टेज कैसे ये भी बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, कैसे इनको पैनिक अटैक्स आते हैं, ये हमको पता चलता है इस डॉक्यूमेंट्री में। सेम चीज होती है रिया रिप्ली के साथ, जहां पर वो अपने मैच से पहले हर एक मूव को डिस्कस करती है, एक तरीके से रिहर्स करती है डेमन प्रीस्ट के सामने। सीएम पंक जो कि बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, वेटरन है इस कंपनी के, वो भी बताते हैं कि कैसे हर एक मैच से पहले वो भी एंजाइटी फेस करते हैं। एंड जे उसो का वो बड़ा मूवमेंट जब वो रॉयल रंबल में एंटर करने वाले थे, नोइंग कि आज वो रॉयल रंबल जीतने वाले हैं, वहां पे वो खुद बोलते हैं आई एम लूजिंग इट। ये डॉक्यूमेंट्री इस बात को बहुत अच्छी तरीके से बताती है कि भले ही स्क्रीन पर हम इन सुपरस्टार्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर इनविंसिबल समझते हो, लेकिन ये भी कैसे हर मैच, हर शो से पहले नर्वसनेस से गुजरते हैं। और यही चीज हमने चेल्सी ग्रीन के साथ भी देखी, जब हमको इस तरीके से दिखाया जाता है कि उनके रिलीज के बाद उन्होंने टेक्स्ट किया ट्रिपल एच को कि वो वापस कंपनी में आए, और यहाँ पे चेल्सी ग्रीन ने यह भी बोला कि ट्रिपल एच वो बंदा है जो कि हमारा फेट डिसाइड करता है। और इस तरीके से डॉक्यूमेंट्री में कुछ कुछ हमको इस डायरेक्शन में भी लीड किया जा रहा है कि कैसे ट्रिपल एच WWE का एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है, और उसके अराउंड ही इस समय बैक स्टेज सारी चीजें चलती हैं। क्या आप देखते हो अपनी स्क्रीन पर, या फिर कौन सा सुपरस्टार फ्यूचर में जाके एक बड़े लेवल पे जाके नेम और फेम कमाएगा, जैसा हमने पास्ट में जॉन सीना, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, सीएम पंक, इन लेवल के सुपरस्टार्स को देखा है। अब देखो WWE के रिंग में तो सुपरस्टार्स का लड़ने का, एक दूसरे के अगेंस्ट जाने का ही काम होता है, लेकिन अगर ये चीजें बैक स्टेज भी होने लगे तो वो बात हमको इस डॉक्यूमेंट्री से पता चलती है।
जब बहुत ज्यादा पर्सनल होकर टिफनी स्ट्रैटन शार्लेट फ्लेयर के डिवोर्स की बात करती हैं और ये लाइन बैकस्टेज भी किसी को पसंद नहीं आती, तो ट्रिपल एच सीधा जाके टिफनी स्ट्रैटन को कन्फ्रंट करते हैं इस चीज के लिए कि क्या तुमने कुछ ऐसा बोला है जो कि स्क्रिप्ट पर नहीं था। और जब वो बात सही पता चलती है तो वो इंस्ट्रक्ट करते हैं टिफनी स्ट्रैटन को कि तुमको जाके माफी मांगनी पड़ेगी ताकि तुम दोनों स्टोरी लाइन के लिए सेम पेज पर हो। She needs to go to Charlotte and apologize. ये सारी वो चीजें जो कि आज तक हमने मीडिया आउटलेट्स या फिर डर्ट शीट्स पर देखी थी, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में बैक स्टेज अगर कभी सुपरस्टार्स के बीच में सही में लड़ाई है तो वो किस तरीके से होती है वो पता चलता है। The hardest thing in this business now is keeping something secret. इस डॉक्यूमेंट्री से कुछ ऐसी बातें जो कि WWE ने सीधा बताने की कोशिश तो नहीं करी है, लेकिन जब इस डॉक्यूमेंट्री को मैंने देखा तो पता चला कि किस तरीके से WWE फ्यूचर में ऑपरेट करने वाली है। जैसे ट्रिपल एच बोलते हैं कि आज के टाइम में सबसे मुश्किल जो चीज है इस बिजनेस का वो है किसी भी चीज को सीक्रेट रखना। तो मतलब कि फैंस को शॉक वैल्यू देना अभी भी इनके लिए प्रायोरिटी पर है। इसके साथ साथ कई बार चीजें फैंस के लिए प्रिडिक्टेबल हो जाती हैं और भले ही वो लॉजिकल चीज हैं, लेकिन लोगों को शॉक करने के लिए, सरप्राइज करने के लिए, उनके मुंह से और वो शॉकिंग रिएक्शन लेने के लिए कई बार ये चीजें पिवट करते हैं। और इसका मतलब कि जब हमको स्टोरी लाइन लॉजिकल दिखेगी और वो प्रिडिक्टेबल हो जाएगी तो फ्यूचर में फैंस इस चीज के लिए प्रिपेयर हो कि वो डायरेक्शन के साथ कंपनी नहीं जाएगी, क्योंकि उनकी जो प्रायोरिटी है वो है फैंस को शॉक करना। और उस वजह से जो स्टोरी लाइन है, जो प्लान्स हैं, वो लास्ट मोमेंट पर भी चेंज होंगे। हम फैंस के पर्सपेक्टिव से जब हम WWE को देखते हैं कि सुपरस्टार्स को जब पता ही है कि उस मैच का आउटकम क्या है और उनको मैच जीतना ही है, तो फिर उसमें मोटिवेशन कैसी। लेकिन इनके लिए मैच से ज्यादा एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करना होता है कि उस राइटर्स रूम में जो भी सारी चीजें डिस्कस हुई हैं वो टैलेंट्स उसको उसी तरीके से परफॉर्म करें। और इसीलिए अपने हर मैच, हर शो के बाद जाके वो बैक स्टेज प्रोड्यूसर से बात करते हैं, ट्रिपल एच से बात करते हैं अपनी परफॉर्मेंस के बारे में, ताकि वो ये मेक श्योर कर सकें कि अगर वो किसी पुश पर हैं तो वो वैसे ही कंटिन्यू रहे। WWE की डॉक्यूमेंट्री कई बार अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है। जैसे कि WWE में हम फैंस काफी पसंद करते हैं सुपरस्टार्स को जब वो रियल लाइफ में भी अपने कैरेक्टर को प्ले करते हैं, सुपरस्टार्स लाइक ड्रू मैकिंटायर या फिर डोमिनिक मिस्टीरियो। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में WWE कैरेक्टर में रहते हुए ही इन सुपरस्टार्स के कैरेक्टर ब्रेक होते हैं। तो कई बार मेरे जैसे जो क्यूरियस फैंस हैं वो इसको पसंद भी करते हैं। तो ऐसे में इस डॉक्यूमेंट्री को लेके इसीलिए जो ओपिनियन फॉर्म करना है वो मुश्किल है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं तो इसमें भी इंटरेस्टेड होऊंगा कि इस अनरियल डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए किस तरीके से चीजें हुई, उसके पीछे का अनरियल क्या कंटेंट था, वो भी अपने आप में जानना या देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इतना पता चल गया कि ये डॉक्यूमेंट्री ट्रिपल एच के अराउंड बहुत ज्यादा चलती है और काफी सारी WWE के ऐसे सीक्रेट्स, ऐसी बिहाइंड द सीन वाली बातें हमको पता चली जो कि इससे पहले WWE फैंस के सामने कभी एक्सपोज नहीं हुई थी। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया, मतलब कि आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। एम है इसमें 20,000 लाइक्स का। बाकी ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।